हेलो स्टूडेंट, कोविड-19 के इस पीरियड में विज्ञान एकेडमी के माध्यम से मैंने क्लास 11th और 12th का फिजिक्स का शुरुआत से ही एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट और थ्योरी का वीडियो लेक्चर के साथ साथ डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और नोट्स आप तक पहुंचाया है। स्टूडेंट्स, क्लास 11th का फर्स्ट और सेकेंड यूनिट यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हमने यूनिट एंड डायमेंशन को 9 लेक्चर में और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को भी 9 लेक्चर में इस तरह से पूरा किया है कि 99% टॉपिक उसमें कवर हो गया है, ताकि और हर एक टॉपिक का हर एक लेक्चर में हमने नोट्स भी डाला हुआ है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, ताकि आपको स्कूल और सीबीएसई एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करने का पूरा हेल्प मिल सके। इसके बदले आपने हमें जो विज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करके और अच्छा कमेंट डाल करके जो प्रोत्साहित किया है और प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। स्टूडेंट्स, 2 यूनिट ख़त्म करने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरा यूनिट। अब ये 3rd यूनिट हमारा मोशन इन प्लेन है। पहले आपको ये मोशन इन प्लेन को समझना पड़ेगा कि इसके पहले हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़े थे। अब मोशन को हम लोग 1 डायमेंशन बोलते हैं, 2 डायमेंशन बोलते हैं, 3 डायमेंशन बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं ये जानना जरूरी है। यदि कोई बॉडी किसी एक डायरेक्शन में जा रहा हो, यानी कि एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस या किसी भी एक लाइन में जा रहा हो, तब हम लोग उसको 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं और उसी को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। सेकेंड में है, यदि कोई बॉडी इस तरह से मूव करे कि एक साथ वो 2 डायरेक्शन में यानी एक्स और वाई डायरेक्शंस में उसका वेलोसिटी दिखाई पड़े, उसका एक्सीलरेशन दिखाई पड़े, उसका डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़े, तो हम लोग उसको 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं और उसी को हम लोग मोशन इन प्लेन बोलते हैं। यानी यदि बॉडी एक ही टाइम में 2 डायरेक्शन में चल रहा हो, तो उस तरह के यानी कि 2 एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन पर चल रहा हो, तो हम लोग उसको 2 डायमेंशनल मोशन यानी मोशन इन प्लेन कहेंगे। ठीक उसी तरह से यदि कोई बॉडी एक ही साथ 3 डायरेक्शन में चले, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो हम लोग उसे 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मोशन इन प्लेन, मतलब कोई भी बॉडी एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन पर मूव करेगा। लेकिन पूरा मोशन इन प्लेन को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ने के लिए हमने आपको 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। इस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, और दूसरे में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल, और तीसरे में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ये तीनों टॉपिक कवर करने पर मोशन इन प्लेन पूरा हो जाएगा। हम लोग आज शुरू करते हैं वेक्टर, और इसका एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है, इसको आप गौर करिए। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया है, यानी वेक्टर का इंट्रोडक्शन। दूसरे में एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये सब चीज़ देखेंगे। और 3rd में हम लोग बोट एंड रिवर को डिस्कस करेंगे। 4th में हम लोग मैन एंड रेन को डिस्कस करेंगे, और 5th में लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को देखेंगे। हम लोग आगे देखते हैं कि शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बहुत सारा छोटा टॉपिक है। जब तक आप सारे टॉपिक्स को टच नहीं करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आपको पूरा वेक्टर अधूरा सा लगेगा। सो हमने इंट्रोडक्शन में लिया है सबसे पहला पॉइंट, 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, जब हम लोग फर्स्ट यूनिट शुरू कर रहे थे
तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो वो डिवीजन जो हुआ था वो मेजरमेंट के आधार पर हुआ था, मापने के प्रिंसिपल पे हुआ था। आज हम अभी सारे फिजिकल क्वांटिटी को, यानी कि फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर हम दो क्लास में सारे क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है? स्केलर। अब स्केलर हम लोग किसको कहेंगे? वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जिनमें सिर्फ अमाउंट होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज का नाम एग्जाम्पल में हमने दिया है टाइम, मास, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, etc। ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ स्केलर कहेंगे जिसका नाम लेने से सिर्फ उसका अमाउंट समझ में आए, यानी मैग्नीट्यूड समझ में आए। वैसे क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर कहेंगे जिसमें डायरेक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा भी बू नहीं आ रहा हो। दूसरा है वेक्टर। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहेंगे जिसमें अमाउंट तो होगा ही, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, प्लस डायरेक्शन भी होगा। यानी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बिना डायरेक्शन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट एक सीधा लाइन में होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी वो भी वेक्टर ही है, वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। फोर्स और एक्सेलरेशन, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसमें मैग्नीट्यूड, अमाउंट तो होगा ही, लेकिन डायरेक्शन के बिना उसकी कल्पना असंभव है। बिना डायरेक्शन का होगा ही नहीं। यानी यूँ कहिए कि सारे फिजिकल क्वांटिटी को ईश्वर ने दो क्लास में ही डिवाइड कर दिया है। एक ऐसा जिसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, और एक ऐसा जो बिना डायरेक्शन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मतलब ये हुआ कि जो क्वांटिटी स्केलर है उसको वेक्टर हम नहीं बना सकते, और जो वेक्टर है उसको स्केलर हम नहीं बना सकते। जो जैसा है उसी रूप में हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इसको ठीक है दो तरह का है, तो फिर हम लोग वेक्टर को अलग से क्यों पढ़ें? तो आपको हम बता देते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना एक सिंपल चीज़ होता है। जैसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्लस का अलजेब्रिक सम करना, अरिथमेटिक सम करना, या कोई भी तरह का कैलकुलेशन करना, 5 kg और 5 kg 10 kg होगा, ये छोटा छोटा बच्चा को भी समझ में आता है। लेकिन 5 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन फोर्स हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। यही तो बात समझना है इसमें कि दो वेक्टर को जोड़ना और दो स्केलर को जोड़ना अलग अलग चीज़ है। दो स्केलर को मल्टीप्लाई करना और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इसी के लिए हम लोग स्केलर और वेक्टर को अलग करके पढ़ रहे हैं। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें स्केलर का कोई जगह नहीं है, सिर्फ हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि जितने वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन्हीं का प्रॉपर्टीज देखेंगे, उन्हीं को जोड़ना सीखेंगे, उन्हीं को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि स्केलर से ये डिफरेंट है। दूसरा पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यदि वेक्टर स्केलर से एकदम अलग है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये दो तरीका है। पहला तरीका है बाय पुटिंग एरो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है यदि, तो हम लोग उसको वेक्टर में दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर एरो डालते हैं। यहाँ देखिए 10 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन लिखे, ऊपर में एरो डालें। एरो बताता है कि एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। 10 क्या बताता है? इसका मैग्नीट्यूड। और न्यूटन क्या बताता है? इसका यूनिट। यानी यदि हम लोग इस तरह से किसी वेक्टर को लिखते हैं जिसमें 3 चीज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है, एरो डायरेक्शन होता है,
और बगल में जो लिखा हुआ है ये यूनिट होता है। उसी तरह से 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये रिप्रेजेंट किया हमने वेक्टर को, ऐसा स्केलर को हम लोग नहीं करते हैं, सीधा मैग्नीट्यूड लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। दूसरा मेथड है बाय ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन। इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी वेक्टर को या तो एरो डाल करके आप लिख दिए, जहां जरूरत पड़ता है हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन खींच करके हमें वेक्टर को दिखाना होता है तो एक लाइन अपने मन से खींचते हैं। और आपको बता दें कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन होता है और इसके बीच में जो एरो डाला हुआ है ये एरो डेफिनेटली डायरेक्शन को दिखाता है। ये दो डॉट जो दिया हुआ है ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट है और इसकी लंबाई इसका मैग्नीट्यूड है। आपको इस चीज से समझना पड़ेगा कि हमने दो एग्जांपल लिया है, 10 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन फोर्स। 10 न्यूटन की लंबाई देखिए जितना है 5 न्यूटन का उससे आधा है और डायरेक्शन हमने एक ही लिया है, तो डायरेक्शन वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा ही। ये लाइन की लंबाई मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखिए। एक तीसरा एग्जांपल है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो लंबाई 3 मीटर का 4 मीटर से कम है और 5 और ये AB का लंबाई 3 मीटर है लेंथ, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। BC का 4 मीटर है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और AC का 5 मीटर है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आप देखिए 3 वाले का मैग्नीट्यूड कम है यानी लंबाई कम है, 4 का लंबाई उससे ज़्यादा है और 5 का लंबाई उससे ज़्यादा है। इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके आगे और इंट्रोडक्शन में कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट है मोड और मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इसका मतलब समझते हैं कि हम लोग मैग्नीट्यूड को मोड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट। किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यदि किसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड देखना है तो उसी को हम लोग मोड कहते हैं। लिखते कैसे हैं तो देखिए एग्जाम्पल में है मोड ऑफ 20 न्यूटन वेक्टर इक्वल टू, ये मोड देते हैं, फिर ये प्लस माइनस कुछ भी हो प्लस लिखते हैं, यानी कि ये डायरेक्शन हट गया और अब मैग्नीट्यूड सिर्फ बता रहा है, ये यूनिट बता रहा है उस वेक्टर कौन सा किस कास्ट का वेक्टर है। उसका अगला पॉइंट 4th पॉइंट है इक्वल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करते समय 3 चीज़ दिखाते हैं, एक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट। तो यदि दो वेक्टर आपके पास है तो इक्वल होने का सबसे बड़ा शर्त, सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और इक्वल तीनों सेम होना चाहिए, तभी तो वेक्टर इक्वल हो सकता है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल दिया है, यहाँ पर देखिए एग्जांपल में दिया है कि 5 न्यूटन वेक्टर इधर एक्स एक्सिस में दिखा रहे हैं और 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी भी दिखा रहे हैं। तो दोनों का लाइन की लंबाई देखिए सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन यूनिट डिफरेंस है। तो हम लोग कहेंगे आर नॉट इक्वल वेक्टर ड्यू टू डिफरेंट यूनिट। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक्स एक्सिस में 5 न्यूटन फोर्स है और वाई एक्सिस में 5 न्यूटन फोर्स है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, यूनिट सेम हुआ, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए हम लोग कहेंगे F1 इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट देखिए, F1 is 5 Newton and F2 is 10 Newton. Direction is same, unit is same, but magnitude is different. So we can't say that F1 is equal to F2. यानी F1 is not equal to F2 due to different magnitude. ये तीनों एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब दो वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं? जब तीनों चीज सेम हो। जैसे
हम इधर लिए, ऐसे लिए 10 न्यूटन, और ये भी है 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम और यूनिट भी सेम। तब ये दोनों वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। एक एग्जांपल और है, देखिए सर्कल के सारे रेडियस सेम होते हैं, तो सारे रेडियस सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, लेकिन रेडियस स्ट्रेट लाइन होता है, एक रेडियस इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। मतलब क्या, सेंटर से वो चारों तरफ फैल रहा है, इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रेडियस वेक्टर है। सो we say r1 vector is not equal to r2 vector, not equal to r3 vector and so more, but mode of r1 is equal to r2 is equal to r3 is equal to r4 is equal to r। हम लोग वेक्टर का नाम बदल दिया r1 r2 r3, क्योंकि अलग अलग वेक्टर है, रेडियस वेक्टर अलग है, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड सेम रहने के कारण सबका मोड हम लोग सेम दिखाए, वो r के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव एंड निगेटिव वेक्टर। देखिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर बोलते हैं, अलजेब्रा में जब बोलते हैं तो उसका मतलब होता है 0 से कम को निगेटिव बोलते हैं, माइनस में लिखते हैं। यहाँ पर वो सेंस एकदम नहीं है, आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि पॉजिटिव और निगेटिव वेक्टर बोलने का मतलब होता है डायरेक्शन से इसका मीनिंग है। यदि कोई वेक्टर फोर्स हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, कोई भी वेक्टर हो, यदि एक्स एक्सिस में काम कर रहा है तो उसको पॉजिटिव वेक्टर बोलेंगे, उसका उल्टा काम कर रहा है माइनस एक्स एक्सिस में तो निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड की बात है तो मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए वेक्टर के मामले में पॉजिटिव और निगेटिव यदि बोले तो इसका मतलब होता है कि एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसका उल्टा दूसरा वेक्टर काम करे तो उस दूसरे वेक्टर को निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। एक और पॉइंट है, देखिए नल वेक्टर। नल कहने का मतलब हुआ शून्य वेक्टर। वेक्टर रहने के बाद भी वेक्टर का कोई इफेक्ट न दिखना नल वेक्टर कहलाता है। जैसे एक बॉडी है, इसमें 10 न्यूटन पॉजिटिव काम कर रहा है, 10 न्यूटन निगेटिव काम कर रहा है, तो दो वेक्टर काम कर रहा है ना, लेकिन ये बॉडी हिलेगा नहीं क्योंकि बैलेंस हो गया। मीन्स नल वेक्टर्स आर एक्टिंग हियर। हम लोग कहेंगे कि वेक्टर बीइंग द प्रेजेंस ऑफ वेक्टर नो एनी इफेक्ट ऑफ वेक्टर कैन बी सीन ऑन द बॉडी, यानी कि हम लोग कहें कि ये बैलेंस वेक्टर है। देखिए एक बॉडी है यहाँ पर और इस बॉडी में 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक फोर्स आपका F1 है, एक फोर्स F2 है, एक फोर्स F3 है, और तीनों फोर्स मिलकर के इस बॉडी को बैलेंस कर लिया, तो कहेंगे नल वेक्टर्स आर एक्टिंग हियर। यदि बहुत सारे वेक्टर रहने के बाद भी वेक्टर का कोई असर न दिखे, वेक्टर का कोई इफेक्ट न हो, तो हम लोग कहेंगे नल वेक्टर्स आर एक्टिंग। सेवेंथ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, जबकि सबसे आसान चीज़ है। जैसे ही हम लोग मुंह से यूनिट बोलते हैं, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। सो अब 1 वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 न्यूटन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन फोर्स, जो भी हम लोग 1 बोलेंगे वही यूनिट वेक्टर है। अब जैसे यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हुज मोड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 निकले, हम लोग उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। हम लोग सिंपल वेक्टर को एरो से दिखाते हैं, लेकिन जब यूनिट वेक्टर को दिखाने की बारी आती है तो हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, स्मॉल ए इज एन यूनिट वेक्टर इफ मोड ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू 1। ये हमारा यूनिट वेक्टर है। हम लोग लिखने के लिए लेटर से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपको कैप दिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइए कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और भी हम लोग इंट्रोडक्शन में और भी पॉइंट्स आगे देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, देखिए इसको बहुत आराम से और धीरे धीरे समझना पड़ेगा।
हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है, बहुत पहाड़ वाला चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे फिर वो गलत हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा सोचने का ज़रूरत है। वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और ये उस फिजिकल क्वांटिटी का अपना प्रॉपर्टीज है, उसका हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज है। उसी कड़ी में पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ तक चले आए? इंट्रोडक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में आपको क्या बताया कि जिसका मोड 1 होगा। अब उसका फॉर्मूला निकालने का बारी है, तो क्या करेंगे? देखिए 20 न्यूटन एक वेक्टर लिए जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हम लोग नाम नहीं बोल सकते इसका, इस डायरेक्शन में इधर है, इतना ही बोल सकते हैं। अब आप मन में सोच के देखिए कि जिस डायरेक्शन में 20 न्यूटन है उसी डायरेक्शन में 1 न्यूटन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 न्यूटन को हम लोग कैसे लिखे? 20 न्यूटन वेक्टर के जगह लिखे हम लोग 20 मैग्नीट्यूड के रूप में, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 20 न्यूटन वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन हो गया। अब आप देखिए एक फार्मूला बना कि नहीं? एक फार्मूला यहाँ बना कि नहीं? इस जगह पे कैपिटल ए एक यूनिट वेक्टर है, वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू देकर बताए। जनरल में देखिए ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हमको भी पता नहीं है, बोर्ड में देखिए इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो इसी डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर, जिसको स्मॉल ए बोले। तो इस ए वेक्टर का मोड लिख करके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ठीक। अब आगे देखिए कि ये हमारा ये वेक्टर है और ये वेक्टर को हम लोग लिखिए मोड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ए। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन गया? ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर इनटू ए। सो यूनिट वेक्टर इन द वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन गया? वेक्टर बाय मोड ऑफ वेक्टर, इस इक्वेशन के अनुसार। अब आगे देखिए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। हम लोग यूनिट वेक्टर तो पढ़ ही रहे हैं। यदि एक्स आई जे के बारे में हम लोग सुने हैं तो आप याद रखिए इतना कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में किसी भी तरह का वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो हम लोग आई जे के लिखते हैं। ये आई जे के का कोई यूनिट यहाँ नहीं दिए हम लोग। क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि यदि फोर्स का यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो आई न्यूटन लिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो आई मीटर लिखाएगा। आई जे के आर द यूनिट वेक्टर along x y z डायरेक्शन ओनली विच हैज नो स्पेसिफिक यूनिट। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी का हो जाएगा। ये आप एग्जांपल में देखिए यूनिट वेक्टर हम लोग कहते हैं, इसका मतलब मोड ऑफ आई इक्वल टू 1, मोड ऑफ जे इक्वल टू 1, मोड ऑफ के इक्वल टू 1। कुछ एग्जाम्पल को देख करके आप थोड़ा सीखिए। आपको कहा जा रहा है कि राइट 35 मीटर अलोंग जेड एक्सिस इन यूनिट वेक्टर। व्हाट यू विल राइट? 35 का मोड लिखे, यहाँ देखिए 35 ए का मोड लिखे, 35 का मोड लिखे 35, और किस डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर किधर है? कितना है? के। तो 35 इंटू के मीटर, इसका मतलब हुआ 35 मीटर डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस। उसी तरह देखिए 40 न्यूटन फोर्स अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे? माइनस में आई को माइनस में लिखेंगे, -40 आई न्यूटन इस 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस। क्या लिखेंगे? 20 मीटर पर सेकेंड एक वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में? वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में इसका यूनिट वेक्टर जे है, तो लिखेंगे 20 जे मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट आप इसका बुझिए या इसका बुझिए,
बात बराबर है। जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी का यूनिट ये ग्रास कर लेगा। सो ऐसा हम लोग इसलिए सीखते हैं कि किसी भी वेक्टर को आई जे के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि रिजोल्यूशन बोलते हैं तो उसका मतलब नहीं समझ पाते, कंपोनेंट बोलते हैं उसका मतलब नहीं समझ पाते। आज एक अच्छा मौका है, इसको समझ लीजिए। कंपोनेंट का मतलब होता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मतलब किसी वेक्टर का इफेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना है। आज तक हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए हैं कि वेक्टर, मेन वेक्टर जो होता है उसका अपना एक डायरेक्शन होता है। इसका मतलब कि वो वेक्टर पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में नहीं होता है, इसका प्रभाव यहाँ से 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर तक फैला रहता है। हम लोग उसी को कंपोनेंट कहते हैं। मान लेते मेन वेक्टर हमारा 100 न्यूटन है, तो इसका प्रभाव 60 डिग्री पर कितना होगा, उसको कंपोनेंट बोलेंगे। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा उसका प्रभाव घटता जाएगा और 90 डिग्री पर उसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। हम लोग इफेक्ट को ही क्या कहते हैं, कंपोनेंट। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ये देखिए। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया, देखिए। ये एक मेन वेक्टर है, 100 न्यूटन फोर्स इज द मेन वेक्टर। इसका कंपोनेंट यहाँ से 90 डिग्री इधर और यहाँ से 90 डिग्री इधर फैला हुआ है। अपने डायरेक्शन में इसका इफेक्ट 100 न्यूटन है, लेकिन यदि 60 डिग्री एंगल पर इसका इफेक्ट कम हो गया, इसलिए देखिए एरो की लंबाई कम हो गई। ये 100 न्यूटन है और ये उसका आधा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर इनटू कॉस थीटा। वेक्टर मतलब मोड ऑफ वेक्टर इनटू कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ 100 न्यूटन इन 60 डिग्री डायरेक्शन कितना होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करिए, 100 इंटू कॉस 60 यानी 50 न्यूटन। अब आप दिमाग लगाइए कि जो फोर्स इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन था, वही फोर्स 60 डिग्री पर आकर के 60 डिग्री पर उसका इफेक्ट आधा हो गया, 60 न्यूटन हो गया। हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, उसको समझिए। नदी में जब बाढ़ आता है तो बीच धार में मेन वेक्टर होता है, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर बहने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही नदी में हम लोग घुसते हैं, क्या नदी बहा ले जाता है? नहीं, क्योंकि उसका कंपोनेंट काम कर रहा है वहाँ पर। नदी में धार बहुत तेज होता है, लेकिन नदी के किनारे का पानी स्थिर भी दिखता है। जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि बीच मझधार से वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट नदी के किनारे तक घटते घटते 0 हो जाता है। उसी तरह से कंपोनेंट को आप समझिए। हम तो आपको वेलोसिटी वेक्टर के रूप में बताया भी। अब कोई भी वेक्टर हो, फोर्स, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, किसी भी तरह का वेक्टर हो, कंपोनेंट का फॉर्मूला एक होता है, कंपोनेंट इज इक्वल टू वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अभी ये 100 न्यूटन मेन वेक्टर है, इसका इफेक्ट जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे घटता जाएगा, 90 डिग्री पर जाकर के 0 हो जाएगा। सो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये बात इतना सा आप याद रखिए। यदि हम लोग बात करते हैं रिजोल्यूशन और वेक्टर, तो रिजोल्यूशन और कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि हम लोग कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, और रिजोल्यूशन जो होता है वेक्टर का एक्स और वाई एक्सिस में होता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल आपको देकर के थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इधर एक वेक्टर है, सपोज ये 100 न्यूटन है। ये एंगल यदि सपोज 60 डिग्री है, आपको कहा जाएगा कि इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना होगा, यानी 60 डिग्री पर कितना होगा। तो इस इधर जब 60 डिग्री हुआ तो इधर कितना बचा, कितना बचा
या इधर 30 डिग्री लीजिए तो इधर कितना बचा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो अब इस 100 न्यूटन का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना होगा, तो 100 इंटू कॉस 30 यानी कि √3 न्यूटन। इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, तो इधर 30 था, इधर 60 बचा। वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू कॉस 60, क्योंकि 60 बचा, यानी ये 50 न्यूटन। तो 100 न्यूटन एक फोर्स है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू 50√3, एफ वाई इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब आप इसको और थोड़ा डिटेल में यदि जानना चाहेंगे तो हम आपको बाद में इसका क्लास एक बार और लेंगे, जिसको हम लोग लिखे फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखिए एफ कॉस थीटा और इसको लिखिए एफ साइन थीटा। अब आप कहेंगे यहां कॉस थीटा से निकाले साइन थीटा क्यों लिखे बोलो, क्योंकि इधर लिए यदि थीटा तो इधर कितना बच गया 90 माइनस थीटा बचा ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला चेंज होकर के साइन थीटा आ गया, लेकिन कंपोनेंट हमेशा कॉस से मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट और रिजोल्यूशन का मीनिंग सेम समझते हैं। कंपोनेंट हम लोग किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं और रिजोल्यूशन हम लोग किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन एक्स और वाई एक्सिस में करते हैं। इसलिए हम लोग कंपोनेंट और रिजोल्यूशन को एक ही नज़र से देखते हैं। अभी हम लोग इसके आगे एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मेन टॉपिक, सिलेबस का मेन टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।